जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल डीसी मोटर का। तो डीसी मोटर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डीसी मोटर को हम हेडिंग वाइज फंक्शन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फंक्शन इसका क्या है कि दिस डिवाइस कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर बहुत आमतौर पर घरों में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि पानी निकालने का ही एक मोटर है जो नल के पास लगा हुआ होता है, तो उसको आप मोटर ही सिंपली बोल देते हो। फैन है, आप जानते ही हो कि फ़ैन में इलेक्ट्रिक करंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हवा देता है फ़ैन। तो ये सब डिवाइसेस जो हैं वो डीसी मोटर कहलाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, तो इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो प्रिंसिपल लॉरेंज फोर्स का यूज होता है, यानी कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लॉरेंज फोर्स यूज करते हैं। और क्या है लॉरेंज फोर्स का ये प्रिंसिपल, तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स स्टार्ट हो जाता है लगना। एंड द कंडक्टर शो रोटेशन, और उस फोर्स की वजह से कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर लेता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर लेते हैं। तो यही हमारा उस डीसी मोटर में यूज होने वाला प्रिंसिपल है। बनता कैसे है डीसी मोटर, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन, उसकी बनावट क्या है। तो डीसी मोटर में हम ये एक मैग्नेट लेते हैं, और कैसा मैग्नेट है ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ये कैसा होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। और हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये भी याद रखें आप, कैसा मैग्नेट होगा, हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ये। इस हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट और बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, पावरफुल हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और इसमें ये जो होता है ये सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर का एक आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर होता है। और आर्मेचर का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर हम वाइंड कर देते हैं बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ टर्न्स में, और उसका वायर का एक एंड हम यहाँ पर लेकर आते हैं जो कि स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करते हैं, और दूसरा फ्री एंड ऑफ द वायर को हम लेकर आते हैं, हम दूसरे स्प्लिट रिंग से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और ये जो स्प्लिट रिंग होता है, ये इस स्प्लिट रिंग की कहानी ये है कि ये कॉपर का सेमी सर्कुलर रिंग होता है, जिसे हम स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं। और ये जो स्लिप रिंग है, ये जिससे कनेक्शन में है, ये कार्बन का एक ब्रश है जिसको हम B1 बोल रहे हैं, और दूसरा स्लिप रिंग कार्बन के एक ब्रश B2 से ऐसे कनेक्टेड रहता है। इसी कार्बन ब्रश B1 और B2 पर ही स्लिप रिंग क्या होता है, स्लिप करता रहता है 360 डिग्री पर, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रोटेट होता रहता है। और यहाँ पर आर्मेचर भी इसी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या करता है, मूव करता है। ये पावरफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, और ये कैसा है, पोल है साउथ पोल है। और ये एक्सेल है जहाँ पर आप क्या लगा देते हो, चाहे वो फ़ैन लगा देते हो हवा खाने के लिए, चाहे आप कोई दूसरी डिवाइस लगा देते हो, तो यहाँ पर एक्सेल से इसके साथ कुछ भी आप कनेक्ट कर देते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको डिवाइस यहाँ पर ये पूरा हमने बना कर दिखा किस तरीके से आप ये डिवाइस आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका बैटरी हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जो बैटरी जहाँ से इलेक्ट्रिकल सोर्स है जो इस पूरे ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये इसका की है कि स्विच ऑन और ऑफ एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिसाइड करता है। ये रियोस्टेट है इस सर्किट में लगा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। वर्किंग देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है डीसी मोटर। स्टेप में 4 स्टेप में बेसिकली समझेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्या है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है उसमें आर्मेचर ऑफ द कॉइल जो है उसका जो प्लेन है हमने हॉरिजॉन्टल रखा है। प्लेन बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और हमने ऐसे प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और हमने इसमें करंट जो फ्लो करा रखा है, करंट ऐसे फ्लो करा रखा है, ऐसे फ्लो करा रखा है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे अब। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये थंब होता है, ये फर्स्ट ये 4 फिंगर होता है, और ये जो हमारा ये वाली उंगली होती है, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये हमारा क्या बताता है,
ये करंट की डायरेक्शन बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है जो B है, और ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है। अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हमारा ये जो है इसमें ये वाली फिंगर हो जाएगी, B हो जाएगा, और करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट हमारा कैसे हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और रोटेट करना जब स्टार्ट कर देगा तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द फ्लेमिंग रूल से अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो फोर्स की वैल्यू तो F = I VL रहेगा, और साइन थीटा यानी कि थीटा I और B से देखेंगे तो वो 90 डिग्री पर रहेगा, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं, तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ये फोर्स देखो कैसे लग रहा है, फोर्स F एक्ट ऑन आर्म, जो आर्म AB है, ये AB आर्म जो है इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, और फोर्स ऑन द आर्म DC कैसा लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, बताएं। तो इसमें हमने फोर्स क्या देखा, AB आर्म पर इनवर्ड लग रहा है, और फोर्स अगर मैं देखूँ CD पर तो ये इस पर फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, CD आर्म पर फोर्स आउटवर्ड लग रहा है। अच्छा BC पर फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, तो BC पर भी फोर्स लग रहा है, बट BC आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन से पास होकर जो फोर्स जाता है उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी इफेक्ट उसका 0 हो जाता है, तो उस फोर्स को हम इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देखो कह रहा है कि S1 इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ B1, S1 जो है ना वो B1 के कांटेक्ट में है और S2 B2 के कांटेक्ट में है। फर्स्ट केस में जब प्लेन ऑफ द कॉइल आर आर्मेचर तो हॉरिजॉन्टल है, इससे ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि ये जो AB आर्म पर फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में और BC आर्म पर जो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, बोथ फोर्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ फोर्स इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये हमारा होने वाला है। तो ये फोर्सेस हमने लिख दिया यहाँ पर इनवर्ड है बट इनवर्ड है ये फोर्स, और ये आउटवर्ड है बट इक्वल फोर्सेस हैं ये। फोर्स ऑन द एंटी क्लॉकवाइज कपल एंड कॉइल बिगेन टू रोटेट, ये फोर्स क्या करेंगे कि इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये कपल ऑफ फोर्स हो गए, और कपल ऑफ फोर्स होने की वजह से ये जो कॉइल है आर्मेचर है इस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। अब जब रोटेट होने लगा तो दूसरा स्टेप जरा देखते हैं कि दूसरे स्टेप में ये क्या कर रहा है। दूसरे स्टेप में ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्योंकि किसी आर्म पर, इस वाले आर्म पर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये अंदर जाना चाहेगा आर्म और ये आर्म बाहर आना चाहेगा, तो इनवर्ड यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। और इनवर्ड रोटेशन में क्या होगा, कॉइल इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड जब रोटेशन होगा तो वो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, और जब 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तो देखो किस तरीके से रोटेट होगा। जो कॉइल है वो कॉइल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट होगा तो S2 इस पोजीशन में पहुंच जाएगा और S1 इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। S2 की पोजीशन ये हो जाएगी, S1 की पोजीशन ये हो जाएगी, और इस पोजीशन में ब्रश से जो कनेक्शन है दोनों कॉइल का वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, दोनों कॉइल का ये ब्रश से ये कनेक्शन जो है वो छूट जाएगा, और इस छूटने की वजह से अभी भी की ऑन है लेकिन कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, और जब कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और जब करंट की वैल्यू 0 हो गई तो इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करने वाला है। जब इस AB आर्म और CD आर्म पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करने वाला है तो यहाँ पर कोई भी कपल प्रोड्यूस नहीं होगा, और कोई कपल नहीं प्रोड्यूस होगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी ये रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, इसी ये डिस्कशन हम करेंगे। सो नो करंट फ्लो इन द सर्किट, या कर सकते हैं AB एंड CD, और नो फोर्स इसकी वजह से लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट कॉइल रोटेट, अभी भी स्टिल कॉइल रोटेट, अभी भी कॉइल रोटेट कर रहा है। लेकिन क्यों रोटेट कर रहा है ये देखो, ड्यू टू द इनर्शिया, हमने कहा ना इस पर मैं बात करूँगा, तो इनर्शिया की वजह से कॉइल क्या होगा, रोटेट करेगा, और रोटेशनल मोशन की इनर्शिया की वजह से ये इस पर रुक ही नहीं पाएगा, रोटेट करेगा, और रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया है 90 डिग्री से, वो फर्दर आगे बढ़ जाएगा। ये जब ये 90 डिग्री से फर्दर आगे बढ़ेगा तो स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा जो कॉयल है वो 180 डिग्री से आगे 270 के बीच में रोटेट करेगा, 180 से 270 के बीच में रोटेट करेगा। आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन कॉयल इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हो क्या रहा है कि अब फिर से हम देखेंगे कि ब्रश B1 के कनेक्शन में हमारा क्या आ गया, ब्रश B1 के कनेक्शन में हमारा जो स्लिप रिंग है वो स्लिप रिंग S2 आ गया कनेक्शन में, S2 आ गया कनेक्शन में, ठीक है। किसके कनेक्शन में आ गया, स्लिप रिंग S2 B1 के कनेक्शन में है, और B2 के कनेक्शन में S1 आया, ये होगा सही बात, ठीक है।
और यहाँ पर एस ये साउथ पोल और एन नॉर्थ पोल पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इसका मतलब अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, या मैं यहाँ बना दूँ, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो अब फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो ये थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है ऐसे। तो ये करंट बताएगी, ये बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये फोर्स बताएगा। तो अगर ये करंट बता रही है, जो कि करंट हमारा यहाँ से देखो कैसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पर फोर्स इनवर्ड बता रहा है, इस पर फोर्स आउटवर्ड बता रहा है। तो अब देखोगे कि सी डी अंदर की ओर मूव करेगा, बी सी ए बी बाहर की ओर मूव करेगा। तो अभी भी हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही है, और इस पर फोर्स लग रहा है, देखो कैसे लग रहा है। तो इस पर अभी भी वही फोर्स का डायरेक्शन है कि अब सी डी पर इनवर्ड फोर्स लग रहा है और ए बी पर आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। और S2 इन कॉन्टैक्ट ऑफ B1, S2 B1 से कॉन्टैक्ट में है और S1 B2 के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। नाउ करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ, अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो DCBA इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और DC पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। और BA पर जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो लग रहा है DC पर वो लग रहा है इनवर्ड, कैसा लग रहा है, इनवर्ड। और फोर्स जो BA पर लग रहा है ये कैसा लग रहा है, ये आउटवर्ड लग रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये फोर्स कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। यानी कि इनवर्ड फोर्स किसके बराबर है, आउटवर्ड फोर्स के बराबर है, आउटवर्ड फोर्स के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो फिर से ये ऐसे रोटेट ही करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ही करेगा, और आपका स्टेप नंबर 4 आ जाएगा तब, यानी कि 270 से 360 के बीच में अब रोटेट करेगा। यही यहाँ पर होगा, आफ्टर 270 रोटेशन कोयल नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रोटेशन देखो कि अब की बार हमारा क्या होगा कि S1 और S2 इस कार्बन ब्रश के कनेक्शन को छोड़ चुके हैं, और जब इस कार्बन ब्रश के कनेक्शन को छोड़ चुके हैं तो कोई कनेक्शन नहीं होगा, अभी भी की ऑन ही है, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं होएगा। और जब कोई करंट फ्लो नहीं होएगा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अभी भी कॉइल रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, ड्यू टू द इनर्शिया, वही पुराना आंसर हो जाएगा कि इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा, और कॉइल स्टिल रोटेशनल मोशन अभी भी शो करती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जनरेटर वर्क करता है। फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है, इसमें स्प्लिट रिंग इसी को बोलते हैं, ये इतने यहाँ पर जो लगा हुआ होता है। तो इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो स्लिप रिंग है या स्प्लिट रिंग है, इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, लेकिन फंक्शन क्या है इसका ये देखेंगे। स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर इन DC मोटर, DC मोटर में कम्यूटेटर का काम करता है स्प्लिट रिंग। विथ द स्प्लिट रिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉयल इन द रिवर्स, करंट का डायरेक्शन जो है वो कॉयल में क्या करता है, स्लिप रिंग रिवर्स करता है। देख रहे हो आप, कभी ये B1 से S1 का कनेक्शन होता है, कभी B1 से S2 का कनेक्शन होता है, कभी B2 से S2 का कनेक्शन रहता है, कभी B2 का S1 से कनेक्शन रहता है। और इसके कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि बार बार डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो जाता है, आर्मेचर के अंदर चेंज होता रहता है। हाफ रोटेशन में, हर एक हाफ रोटेशन में करंट आर्मेचर के अंदर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। although the direction of the current reverse but coil continue to rotate, करंट का डायरेक्शन इस कोयल में कंटिन्यू चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कंटिन्यू चेंज हो रहा है। ये देखो यहाँ CD है, इस डायरेक्शन में करंट है, और एक टाइम ऐसा था कि CD में करंट देखो इस डायरेक्शन में करंट था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो CD में हर एक चक्कर, CD और AB में हर एक चक्कर में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा कॉयल रोटेट कर रहा है वो हमेशा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, एंटी क्लॉकवाइज में ही वो रोटेट कर रहा है। तो कम्यूटेटर एक ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म वो कह सकते हैं, डिवाइस लगी हुई होती है DC मोटर में, जो जिसका फंक्शन स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का होता है। तो दिस इज ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अपॉन द DC मोटर। तो बाई इंक्रीजिंग द करंट हम लोग वे ऑफ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल में क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं किसी देखो इसका स्पीड किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं किसी DC मोटर का। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि बाई इंक्रीजिंग द करंट को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा रोटेशन, क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो बी को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करने से हो जाएगा ये काम। तो करंट को इंक्रीज करेंगे तो रोटेशनल मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी करंट को इंक्रीज करने से बढ़ जाता है।
बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज हो जाएगा रोटेशनल मोशन। बाई इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉयल, एरिया ऑफ कॉयल इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज हो जाएगा। और बाई इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इन चार फैक्टर को याद कैसे रखें, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में आर्मेचर हमारा घूम रहा है उस पर जो टॉर्क लग रहा है उसका एक फार्मूला होता है NIAB sin थीटा होता है। तो यही फैक्टर देख लो, जो टॉर्क लगता है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर, टॉर्क डिपेंड कर रहा है करंट पर, टॉर्क डिपेंड कर रहा है एरिया पर, टॉर्क डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर। तो देखो 1 2 3 4 फैक्टर यहाँ पर भी हैं, 4 फैक्टर यहाँ पर भी हैं। इन्हीं चारों फैक्टर को हमने, जो मैथमेटिकल चार फैक्टर हैं, इन्हीं को हमने किस में लिख दिया है, लैंग्वेज में लिख दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा यानी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा, करंट बढ़ाएंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा यानी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ाएंगे आर्मेचर का तो स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा और स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फार्मूले से भी आप इस बात को समझ सकते हैं।